नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या। ओम श्री ब्रह्मानंदाय नमः। ओम श्री केशवानंदाय नमः। स्वागत है आप सभी लोगों का इवनिंग सेशन में। और आज हम लोग भारत के इतिहास पर अपनी चर्चा करेंगे और जिसमें हम देखेंगे कि अफगानिस्तान, नेपाल और म्यांमार जो तीन भारत के पड़ोसी देश हैं, इनके साथ अंग्रेजों के संबंध कैसे रहे, किस तरीके से अंग्रेजों ने इनके साथ में युद्ध किए। पहले तो मैं कल की आपको सूचना नहीं दे पाया था। कल शाम मैं कहीं फंस गया था ड्यू टू बैड वेदर, बारिश भी आ रही थी और इस वजह से मैं कल शाम का सेशन नहीं ले पाया था। उसके लिए सॉरी। आप में से बहुत सारे लोगों ने इंतजार किया होगा और मैं नोटिफिकेशन भी नहीं डाल पाया था। बहरहाल आज हम लोग अपना सेशन कंटिन्यू करते हैं और आज हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से अफगानिस्तान के साथ में अंग्रेजों की नीति रही, किस तरीके से नेपाल के साथ में, किस तरीके से म्यांमार के साथ में। ये तीन भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनके साथ में अंग्रेजों के युद्ध हुए। पाकिस्तान, जो आज का पाकिस्तान है और आज का जो बांग्लादेश है, ये दोनों भारत के हिस्सा थे। तो ऐसा अंग्रेजों का अलग से कोई बांग्लादेश और पाकिस्तान के साथ कोई समस्या नहीं हुई थी, क्योंकि ये देश एग्जिस्ट नहीं करते थे। ये दोनों के जो देश हैं वो 1947 के बाद बने और बांग्लादेश तो इवन 1971 में बना है। पहले का मतलब पहले पूरा भारत एक ही था। तो सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन फेसबुक लाइव। और भारत के जो पड़ोसी देश हैं, इनके साथ में अफगानिस्तान के क्या संबंध थे उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। और इन तीनों देशों के साथ अंग्रेजों ने युद्ध किया। अफगानिस्तान को अंग्रेज ठीक से नहीं हरा पाए, अंग्रेजों को काफी नुकसान झेलना पड़ा। नेपाल को अंग्रेजों ने हरा दिया था और म्यांमार को तो अंग्रेजों ने हरा के भारत में ही मिला लिया था। तो वो हम कहानी देखेंगे किस तरीके से अंग्रेजों ने ये सब किया था। पहले आज की हमारी जो चर्चा है उसमें जो लोग शामिल हो रहे हैं उनका हम लोग स्वागत कर लेते हैं एक बार, और तब तक बाकी लोग भी जुड़ जाएंगे। विशाल सिंह राजपूत है हमारे साथ में, लोधी विशाल राजपूत है, धर्मेंद्र सिंह वर्मा एडवोकेट हैं, गिरीश भारत जी हैं, योगेश कुमार जी हैं, ओम प्रकाश राजपूत जी हैं, सुशील लोधी जी हैं, लाखन गुर्जर सोलंकी हैं, नमस्ते मथुरा से, आरबीएस लोधी जी हैं, हर्षराज सिंह जी हैं, लोधी भारत राजपूत, रूपेंद्र कुमार जी, पूनम राजपूत, योगेश कुमार, क्षत्रिय रविंद्र राजपूत, लोधी शैलेंद्र राजपूत जी, अवनीश नरवरिया जी, रूपेंद्र कुमार जी, दीपक राजपूत जी, हेमलता लोधी जी, विपिन कुमार राजपूत जी, आकाश सिंह राजपूत जी, राम लखन राजपूत जी, राजू प्रसाद जी, अनिश कुमार जी, गुड वर्क, पवन राजपूत जी, भूपेंद्र सिंह लोधी जी, सुनील सिंह जी, सुशील लोधी जी, डॉक्टर सौरभ राजपूत जी, सुनील लोधी जी, राम लखन राजपूत जी, रविंद्र सिंह राजपूत जी, रूप किशोर राजपूत जी, लोधी हरिओम राजपूत, रेबल मुकेश सेन जी, अभिनव रतन लोधी जी, उसके अलावा गुड वर्क, भोजराज राजपूत जी, संजीव राजपूत जी, वेरी गुड इवनिंग। चलिए, कई लोगों के साथ नेटवर्क दिक्कत है, कोई बात नहीं। पूरन सिंह पटेल साहब, जय हिंद राजपूत जी, डॉक्टर गीतिका राजपूत, वेरी गुड इवनिंग, संदीप लोधी जी, महेंद्रपाल राजपूत जी, डॉक्टर सोमेंद्र जी, लोधी पीके प्रेमी जी, रामकृष्ण राजपूत जी, उसके अलावा एडवोकेट कमलेश राजपूत जी, यूपी बांदा से, गुड इवनिंग। उसके अलावा संदीप लोधी, लोधी राजपूत समाज ग्वालियर से, लोधी विशाल राजपूत, छतर सिंह ठाकुर, नमस्कार, दिनेश कुमार जी, गिरीश भारत जी, लोधी प्रशांत वर्मा जी, राम किशन राजपूत जी, रामचंद्र वर्मा जी, राजीव राजपूत जी, राम लोधी यूपी से हमारे साथ हैं, शशि भूषण जी मुंबई से हैं, प्रणाम, योगेश राजपूत जी, धर्मेंद्र आजाद हिंदुस्तानी, जय हिंद राजपूत, लोकपाल सिंह, संजीव राजपूत जी, लोधी यतेंद्र राजपूत, देवी रवि राजपूत, लोधी हरिओम राजपूत, चलिए नमस्कार, राहुल लोधी नरवरिया, राम लोधी जी, वीरेंद्र राजपूत जी बदायूं से, आकाश सिंह राजपूत जी, सूरज लोधी जी, रामवीर सिंह, पुष्पवीर सिंह लोधी जी, तुलसीराम राजपूत जी, यश प्रताप सिंह, शिवशंकर राजपूत जी, राहुल लोधी जी, उसके अलावा हमारे साथ में थान सिंह राजपूत, संदीप लोधी, सरोज पद्मेश जी, लोधी नरेश राजपूत, विकास बाबू राजपूत, दयाशंकर एस कोठी श्यामो, आगरा से आई थिंक। चलिए, स्वदेश कुमार राजपूत, वेरी गुड इवनिंग। उसके अलावा हमारे साथ में सूर्यकांत लोधी जी हैं, नमस्कार लोधी जी, विमल राजपूत जी, चतेर सिंह ठाकुर, ऋषभ लोधी, धर्मेंद्र राजपूत, उसके अलावा हमारे साथ में यशवंत जंघेल जी हैं,
सोनवती जंगेल है, ओबीसी हेमराज ठाकुर हैं, लता राजपूत है, राजपूत अजय है, हितेंद्र हल्केराम लोधी, ये हमारे साथ में हैं। और उसके अलावा हमारे साथ में हैं दिनेश कुमार जी लक्ष्य से, उनका भी स्वागत है। राजीव सिंह राजपूत जी हैं हमारे बीच में, और मुकुट सिंह राजपूत हैं, गुड इवनिंग। भारती राजपूत हैं, सत्येंद्र राजपूत जी भी हैं, रमेश सिंह लोधी जी हैं दादरी से, विकास बाबू राजपूत, मैं अच्छा हूं, एडवोकेट सत्या राजपूत। उसके अलावा यशवंत जी हमारे साथ, विनय लोधी जी हमारे साथ मैनपुरी से, लोधी यतेंद्र राजपूत जी हैं लक्ष्य कासगंज की ओर से हमारे साथ में, और उसके अलावा पुष्पेंद्र राजपूत जी मैनपुरी से हैं हमारे साथ में। और देखते हैं कितने सारे लोग जुड़ते हैं। भारत राजपूत, डॉक्टर मोनू राजपूत, गौरव लोधी राजपूत, हिमांशु लोधी, धनीराम सिंह राजपूत जी, जर्नलिस्ट पद्मेश जी, मंजू दयाल जी, उमा राजपूत जी, उसके अलावा तुलसीराम राजपूत जी, आचार्य आलोक कुमार जी, उसके अलावा हिमांशु जी हैं, अवधेश लोधी जी हैं, गौरव शिक्षार्थी हैं, सुभाष बाबू राजपूत जी हैं इटावा से, और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। सबका स्वागत है। उपेंद्र सिंह जी, कविता पथरिया जी। चलिए, तो अभी हमारे साथ में 170 के आसपास लोग जुड़े हुए हैं, तो हम अपने सेशन को आरंभ करते हैं। और सेशन को आरंभ करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने जो है एक पोस्ट लिखी थी आज की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने साहस किया, हिम्मत किया, इस कारण से वो तमाम जो है दलित, वंचित, जो ऐसे कमजोर लोग थे, करोड़ों लोग, इनके जीवन का उन्होंने उद्धार कर दिया, क्योंकि उन्होंने साहस किया कि इनका जीवन अच्छा करना है। ऐसे ही राजा राम मोहन राय ने हिम्मत की और सती प्रथा को भारत में बैन करा दिया। उस समय विलियम बेंटिक भारत के गवर्नर जनरल थे, और राजा राम मोहन राय के प्रयासों से ही भारत में सती प्रथा को समाप्त कर दिया गया। अब मैं कुछ ग्रुप में देख रहा था, लोग, मैंने एक ग्रुप में डाला था इस पोस्ट को, तो कुछ लोग उस पर तर्क कर रहे थे, बोले सती प्रथा तो जो है, सती जो है महिलाएं मुसलमानों के कारण होती थी, भारत में मुस्लिम शासन था। तो ये जो सब चीजें हैं, ये सब इस बात का द्योतक है कि अज्ञानता इतनी भरी हुई है कि लोगों को जानकारी नहीं है। भारत में सती प्रथा के बारे में जानकारी पहली बार 510 ईस्वी का एरन अभिलेख मिलता है। ये मिला है, एरन नामक स्थान है हमारा सागर जिले में, बीना रेलवे स्टेशन के पास। वहां से 510 ईस्वी का शासन है, और जब मुस्लिम शासक भारत में आए थे वो 1000 ईस्वी के बाद आए थे। उस समय भी भारत में सती प्रथा थी। 510 ईस्वी का जो एरन अभिलेख है उसमें ये सारी जानकारी है सती प्रथा के बारे में। तो हमारे समाज में इतनी ज्यादा अज्ञानता भरी हुई है कि लोग पढ़ते नहीं है, उसको जानते नहीं है, कुतर्क उस पर करना शुरू कर देते हैं। जैसे मैंने कहा कि सती प्रथा को रोकने के लिए राजा राम मोहन राय ने प्रयास किए, तो उन्होंने इस पर कमेंट नहीं किया कि राजा राम मोहन राय ने अच्छा काम किया। उन्होंने सीधा बोल दिया कि सती प्रथा इसलिए होती थी कि मुसलमान थे, जबकि ऐसा नहीं था। सती प्रथा भारत में मुस्लिम के आने से करीब करीब 500-600 साल पहले भी भारत में होती थी। उसके प्रमाण है, किताबों में लिखा हुआ है, और उसके बारे में एरन का अभिलेख है जो सागर विश्वविद्यालय में रखा हुआ है। इतिहास को इसलिए पढ़ा जाता है कि हम इतिहास से सीखें कि सच्चाई क्या है। आपको कोई कह दे कि कौआ कान ले गया, कौआ कान ले गया, इसका मतलब हम जो है कौआ के पीछे भागते हैं, लेकिन हमें यह देखना चाहिए कान है या नहीं है। अगर हमारा कान है तो आप कौए के पीछे क्यों भाग रहे हैं। तो इस तरह की जो चीजें होती है, इसी के कारण से समाज में जो अज्ञानता है वो अज्ञानता फैलती है। जैसा कि सुनील सिंह जी ने बताया कि इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। इस्लाम का उदय हुआ है लगभग 570 ईस्वी के आसपास। तो जब इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था, उस समय भी भारत में सती प्रथा थी। 510 ईस्वी में तो सती प्रथा के बारे में हमें अभिलेख मिलता है बीना से, एरन से। और अगर आप पहले जाएंगे, धार्मिक पुस्तकों में जाएंगे, तो उससे बहुत साल पहले भारत में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। जो लोग पौराणिक साहित्य में विश्वास करते हैं उनको पता होगा कि मेघनाथ की जो पत्नी थी सुलोचना, उसके बारे में लिखा था वो सती हो गई थी। मतलब पौराणिक साहित्य में लिखा है, मैं इतिहास की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसमें लिखा हुआ है ना कि सुलोचना जो है सती हो गई थी। तो आप सोचो कितने पुराने, तो हमें किताबों में मिलता है। उसके अलावा किताबों के बजाय अगर हम सीधे सीधे अभिलेखी साक्ष्य पर जाएं तो एरन अभिलेख में सीधा लिखा हुआ है, और एरन अभिलेख भानुगुप्त नाम के एक राजा का था जो गुप्त वंश का राजा था। तो हम सभी लोगों को सोशल मीडिया पर कोई भी कमेंट सिर्फ प्रतिक्रिया में नहीं करना है कि किसी ने लिखा और हम उसकी विचारधारा से सहमत नहीं है
तो झट से अपना कमेंट उसमें घुसा दिया कि ये गलत है, ये तो मुसलमानों ने किया, ये तो अंग्रेजों ने किया। ऐसा नहीं है। ये सब चीजें हमें पढ़नी चाहिए। हम कोई भी कमेंट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें पहले पढ़ना चाहिए कि इसके पीछे सच्चाई क्या है। और ये जो चीजें होती हैं, इसके कारण ही फेलियर्स होते हैं स्टूडेंट्स। जो समाज का जो बड़ा वर्ग है छात्रों का, जिसको प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता नहीं मिलती है, वो क्यों फेल होता है? क्योंकि वो ज्ञान को अच्छे तरीके से पढ़ने के बजाय जो इस तरह का ज्ञान है जो रूमर्स पे चलता है, वो जो है अफवाह वाले ज्ञान को ज्ञान मान लेता है। सो इसमें अच्छा एक और चीज मैं आपसे कहूंगा, यहाँ पर विजय सिंह लोधी जी हैं, वो उन्हीं का ही ग्रुप है। विजय सिंह लोधी जी ने एक ग्रुप बनाया है, जागो लोधी समाज। उसी ग्रुप में ये मैंने पोस्ट की थी। वहां पे ये आपने बताया कि बीना इज माई नेटिव प्लेस, तो इनका ये बीना नेटिव प्लेस है, यहाँ ये इनका जन्म स्थान है विजय सिंह जी का। और विजय सिंह जी आपके बीना से लगभग मुझे लगता है, मैं गया तो नहीं हूं, लेकिन उसके आसपास शायद 10 किलोमीटर साउथ में कोई एक नदी पड़ती है। उस नदी के किनारे वो एरण नामक स्थान है, जहां से बहुत सारी मूर्तियां मिली हैं, बहुत सारे सिक्के मिले हैं, और वहीं से ये एरण का अभिलेख मिला है। और उस अभिलेख में ये सारी जानकारी भी मिली है। उसमें ये सारी जानकारी मिली है कि किस तरीके से भानुगुप्त के अभिलेख में सती प्रथा के बारे में उल्लेख किया गया है। हमेशा ध्यान रखिए कि हम लोग इतिहास में बिल्कुल फैक्ट को जानें और पूरी जानकारी कर लें। जैसे एक और साहित्यिक प्रमाण है हमारे पास कि पांडु की जो दूसरी पत्नी है माद्री, महाभारत काल में वो सती हो गई थी। यह भी प्रमाण मतलब एक तरीके से साहित्य में मिलता है, पौराणिक साहित्य में। कहने का आशय ये है कि हमारे पास सती प्रथा के प्रमाण साहित्य में भी है और हमारे पास उसके अभिलेख भी है। तो अगर अभिलेख में कोई बात लिखी हुई है तो अभिलेख उस काल का है, ये प्रमाणिक हो गया कार्बन डेटिंग से। ऐसे में हमें ये मान के चलना चाहिए कि भाई जब कार्बन डेटिंग से वो अभिलेख प्रूव हो गया है, तो हम सभी लोग जो है अनावश्यक ज्ञान को ना थोपें। और इसके कारण से क्या होता है कि समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है शिक्षा से गुमराह होता है। हमने लिखा कि सती प्रथा जो है उस जमाने में थी, और आप कह रहे हो कि मुसलमानों के आने से इस्लाम का उदय भी नहीं हुआ था। जब इस्लाम धर्म का उदय भी नहीं हुआ था, उस समय भी भारत में सती प्रथा थी। तमाम उसके प्रमाण मिलते हैं। तो अपनी जानकारी को दुरुस्त करें, सटीक करें, और तभी सोशल मीडिया पर लिखें। सोशल मीडिया हमारे लिए केवल ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है कि जहां पे हमें अभिव्यक्त करना है। अगर हम अपनी कोई भी बात कहते हैं तो उसके पीछे प्रमाण होना चाहिए, उसके पीछे बाकायदा कोई अच्छा तर्क होना चाहिए, या उसके पीछे कोई तथ्य होना चाहिए। ऐसे हम लोगों को हवा में अगर बात करेंगे तो हम हो सकता है अपनी वाहवाही के लिए तो कुछ कर ले, लेकिन आप ये सोचिए कि आप एक समाज को अंधकार में धकेल रहे हो, आप एक सोसाइटी को इग्नोरेंस की ओर ले जा रहे हो। वो बोले कि ये तो मुसलमानों ने, अकबर ने शुरू करवाई थी सती प्रथा, अब आपने ऐसा कर दिया, और इस सोशल मीडिया पे, फेसबुक प्लेटफॉर्म पे इसको पढ़ लिया 50 बच्चों ने, वही बच्चे आगे तैयारी करेंगे। तो हो सकता है वो इसको ना पढ़ पाए एरण अभिलेख को, तो वो क्या करेंगे, वो सीधा डाल देंगे सती प्रथा किसने शुरू की थी, अकबर ने। तो उनका तो बेचारा आंसर गलत हो गया, उनको 0 नंबर मिलेगा। कभी इस तरह की चीजें नहीं करनी चाहिए। बाकायदा विधिवत पढ़ाई करके, विधिवत अध्ययन करके ही हमें चीजों के बारे में राय रखनी चाहिए। हाँ, अगर कोई ऐसा कोई राय, ऐसी कोई टिप्पणी है जिस पर हमें अपना विचार देना है, तो विचार हम रख सकते हैं, लेकिन तथ्य कभी नहीं रखना चाहिए। तथ्य हमेशा प्रमाणिक होना चाहिए। जैसे मान लीजिए महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, तो ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। इसलिए कभी भी हम इसको डिनाई नहीं कर सकते। कोई ये नहीं कह सकता कि महात्मा गांधी तो भाई रामचंद्र जी के समय पैदा हुए थे, ऐसा कोई नहीं कह सकता। मतलब वो डेट फिक्स है, ये वो एक तथ्य है। तो तथ्यों को हम लोग कंप्लीटली मान के चलें, उसको पढ़ें अच्छे तरीके से, और उसी के आधार पर हम लोग बात करना शुरू करें। और किसी का भी विरोध करना, किसी के विचारों से आप असहमत हैं, किसी का आप विरोध करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, क्योंकि विचार आपको सबके पसंद आएंगे नहीं। जैसा मैंने कहा ना, दुनिया में बहुत सारे लोग भगवान को ही नहीं मानते। दुनिया में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो भगवान को ही नहीं मानते। अब क्या करोगे आप उनका? खुद सरदार भगत सिंह, जो इस देश के सबसे बड़े क्रांतिकारी हैं, भगत सिंह की लोकप्रियता महात्मा गांधी के बराबर थी, आप जानते होंगे। भगत सिंह खुद भगवान को नहीं मानते थे। आपने पढ़ा होगा, उन्होंने एक किताब भी लिखी थी, मैं नास्तिक क्यों हूं। सरदार भगत सिंह की किताब है, मैं नास्तिक क्यों हूं। आप लोग चाहें तो पढ़ सकते हैं, बहुत पतली सी किताब है। तो दुनिया भर में बहुत सारे लोग हैं जो भगवान को नहीं मानते। तो ये जरूरी नहीं है सब आपके विचारों को माने। ये कभी संभव नहीं है कि दुनिया किसी एक विचार को माने। अगर दुनिया किसी एक विचार को मानेगी तो दुनिया का जो खूबसूरती है, विविधता, डाइवर्सिटी, विविधता केवल हमारे शक्लों की नहीं है, हमारे ऊंचाई की, हमारे रंग की नहीं है, पेड़ पौधों की पत्तियों की नहीं है, धरती की, मिट्टी की बनावट, पहाड़ों की, झीलों की, पर्वत की, घाटियों की, मरुस्थल की विविधता नहीं है। विविधता हमारे विचारों की भी है।
विविधता हमारे सोच की भी है, होनी भी चाहिए। हर जो है मनुष्य को ईश्वर ने अद्भुत बनाया है, अलग तरीके से बनाया है, उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रतिभा विद्यमान होती है। इसलिए हर किसी के विचारों में भिन्नता होनी चाहिए, विचार अलग अलग होने चाहिए। लेकिन जब हम किसी विचार पर मंथन करते हैं तो यह बात हमें बहुत ध्यान में रखनी चाहिए कि हम जो बात कहने जा रहे हैं क्या वो प्रमाणिक है, क्या वो तार्किक है, क्या वो स्वीकार्य है। ऐसा ना हो, अगर हमें वो नहीं आती है तो हम लोग क्या करें, हम ऐसे में ये काम कर सकते हैं कि उस विचार पर अपनी राय ना रखें, उस पर हम लोग अपना कमेंट ना करें, क्योंकि वो चीजें हम लोगों ने अगर हमें नहीं पता है तो उसकी जानकारी नहीं रखें, क्योंकि आपको वाहवाही मिल सकती है थोड़ी देर के लिए, लेकिन आप सोचिए कि कितने सारे विद्यार्थी जो उसको पढ़ेंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे, वो जिम्मेदार मान लेंगे अकबर को, सम्राट अशोक के समय का काम है, और वो कहेंगे नहीं तो अकबर की गलती है। मान लीजिए अभी सरकार में कोई बात हो रही है और लोग कहेंगे नहीं ये तो 20 साल पुरानी सरकार की, तो इस तरीके से गलत नोशन लोगों में बनती है, गलत अवधारणाएं बनती हैं। तो इसका बड़ा विशेष ख्याल रखें। पढ़ा लिखा आदमी उसी को कहते हैं कि उसके ज्ञान से किसी को अज्ञानता का शिकार ना होना पड़े। असली पढ़ा लिखा या असली जो ज्ञानी व्यक्ति है वही होता है जिसके ज्ञान से किसी को अज्ञानता ना मिले। अगर आपके ज्ञान से लोग अज्ञानी बनना शुरू हो गए तो फिर आप ज्ञानी और पढ़े लिखे नहीं है, आप समाज में अज्ञान को परोस रहे हैं, इसका मतलब आप अज्ञान से भरे हुए हैं। तो और जितनी भी बातें हैं, जितनी भी चीजें हम लोग करते हैं उसमें हम सब लोग इन बातों का ध्यान रखें कि हम खुद से पढ़ के पहले वेरीफाई करें हमेशा। आज भी इतनी जो सारी चर्चाएं हम आपके साथ में करते हैं, ये सारी की सारी चर्चाएं, सब सारी चीजें हमको नहीं याद हैं, हम भी पढ़ते हैं, हम इनको चेक करते हैं कि कब कब क्या क्या हुआ। जब हम उसको पढ़ेंगे, उसके फैक्ट को वेरीफाई कर लेंगे, तभी हम आपके सामने रखते हैं कि हाँ भाई ये वाली घटना इस समय हुई थी या इसका पीछे ये वजह जिम्मेदार थी। जब तक हम खुद नहीं पढ़ेंगे, हमें सारी चीजें नहीं पता है, ना ही सारी चीजें कभी याद रह सकती हैं। तो इसलिए ये प्रवृत्ति मनुष्य के अंदर होनी चाहिए कि हम कुछ भी बोलने से पहले उसका अध्ययन जरूर करें, उसके बारे में पहले जानें और फिर उसको बोलें। क्योंकि आप बोल करके खुश हो सकते हैं, आप गलत बात को लिख करके, गलत फैक्ट को लिख करके आप खुश हो सकते हैं, लेकिन आप ये सोचिए कि उसको कोई बच्चा भी पढ़ रहा है, जो भी हाई स्कूल का है, जो इंटर में पढ़ता है, वो फेसबुक चलाता है, अगर उसने उसको पढ़ा तो उसके, जिसको बोलते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज लास्ट इंप्रेशन, पहली बार अगर उसके मस्तिष्क पर यह प्रभाव पड़ा कि यार अकबर ने जो है सती प्रथा भारत में चालू करवाई थी, तो वो तो अकबर को कहेगा ये तो विलेन था, तो उसके दिमाग में अकबर छप जाएगा। और कल को मान लीजिए वो किसी क्विज में बैठता है, किसी प्रतियोगी परीक्षा में बैठता है जो छोटी बच्चों की होती है, हाई स्कूल इंटर वालों की क्विज कंपटीशन, उसमें जाएगा सती प्रथा किसने शुरू की थी, तो टिक कर देगा मुगलों ने, तो उस बेचारे बच्चे का गलत हो गया। इसलिए हम लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारी जानकारी जो हम शेयर करते हैं, हमारी जो इंफॉर्मेशन और नॉलेज जो हम शेयर करते हैं, वो ऑथेंटिक होनी चाहिए। उसका कहीं भी ऐसा इम्पैक्ट सोसाइटी के यूथ जनरेशन पर नहीं जाना चाहिए कि वो गलत चीजों को ग्रहण कर ले। और ये बड़े बड़े सावधानी के काम है। आप किसी को पसंद नहीं करते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस व्यक्ति से अगर आप उसको पसंद नहीं करते हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसकी ज्ञान की, उसकी प्रमाणिक बात के विरोध में आप मतलब ऑथेंटिक जो चीज नहीं है उसको आप वहां पर परोस दो। इसके कारण से बहुत सारी समस्याएं आने वाली जनरेशन को होती है। और हमारा जो कर्तव्य है, हमारा जो दायित्व है, बेसिकली उस पीढ़ी के लिए है जो आने वाली है। अब आप बताइए, हम लोगों में से जितने लोग इस चर्चा में हैं उसमें से 20% लोग तो ऐसे हैं जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे हैं। इसलिए मैं जब भी सेशन लेता हूं तो पूरी तैयारी के साथ लेता हूं कि किसी विद्यार्थी के साथ कोई अनर्थ ना हो जाए। फिर भी मैं ये कहता हूं कि अगर मैंने कोई फैक्ट बोला है तो प्लीज आप उस फैक्ट को एक बार वेरीफाई जरूर कर लीजिए अपने सोर्स से, किसी किताब से या इंटरनेट से। कभी मैं ये नहीं कहता कि जो मैंने बोला है वो एकदम पूरी तरीके से सही है, मैं कोशिश करता हूं कि पूरा सही हो, लेकिन फिर भी विद्यार्थियों को सलाह देता हूं कि वो उसको एक बार से वेरीफाई कर ले किसी किताब से या इंटरनेट से, ताकि वो उनके लिए कंफर्म हो जाए। तो हम में से बाकी जो 80% लोग हैं वो पढ़ चुके हैं। हम में से 80% लोगों ने अपनी पढ़ाई, अपना अध्ययन कंप्लीट कर लिया है। तो मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों को कोई ऐसी आवश्यकता है कि हम कोई गलत जानकारी साझा करें। इसका हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए और पूरे तन्मयता के साथ हम लोगों को फैक्ट फाइंडिंग्स करनी चाहिए। क्लियर? सो अब हम लोग बात करेंगे 3 जो है भारत के पड़ोसी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों के बारे में। एक हमारी शक्ति है अफगानिस्तान, एक नेपाल और एक बर्मा, म्यांमार। इन तीनों के साथ में ही अंग्रेजों ने युद्ध किए थे। और सबसे पहले हम अफगानिस्तान को देखेंगे।
अफगानिस्तान के साथ अंग्रेजों ने 2 बार युद्ध किए थे। पहला युद्ध 1839 से लेकर 1842 के बीच में, और दूसरा युद्ध किया था उन्होंने 1878 से 1878 में। अब सवाल ये उठता है कि पहले इसकी बैकग्राउंड क्या है, क्यों जो है अंग्रेजों को अफगानिस्तान के खिलाफ युद्ध लड़ना पड़ा। तो जैसा मैंने चर्चा की थी कि चीन और भारत के बीच में एक देश है जिसको हम लोग नेपाल कहते हैं। चाइना और इंडिया के बीच में एक कंट्री है जिसको हम लोग नेपाल कहते हैं। नेपाल 2 महाशक्तियों के बीच में है। एक तरफ जो महाशक्ति है उसका नाम चीन है, और इधर जो महाशक्ति है उसका नाम है भारत। तो 2 महाशक्तियों के बीच में अगर कोई देश होता है तो उसे हम कहते हैं बफर स्टेट, उसे हम कहते हैं बफर स्टेट। इसी तरीके से अंग्रेज जब भारत में थे उस समय रूस एक बहुत बड़ी महाशक्ति था। तो रूस का जो साम्राज्य था वो मध्य एशिया तक था, जिसमें उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे जो थे वो रशिया के पार्ट थे। ये सारे जो मध्य जो एशिया के देश हैं वो सारे के सारे रूस के पार्ट थे, यानी रूस का साम्राज्य यहाँ तक था। और बाकी जो समुद्री वाले देश थे उन सब पे इंग्लैंड का शासन था। जैसे अफ्रीका का बहुत सारा हिस्सा हो गया, आपका इधर इंडोनेशिया हो गया, श्रीलंका हो गया, भारत हो गया, हाँ इंडोनेशिया नहीं था, सिंगापुर, और इधर आपका साउथ अफ्रीका महाद्वीप के बहुत सारे देश हो गए। सो उस समय 1800 ईस्वी में रूस विश्व की एक बहुत बड़ी शक्ति था, और ब्रिटेन यानी इंग्लैंड बहुत बड़ी शक्ति था। तो भारत पर जब इंग्लैंड का कब्जा हो गया तो भारत की सीमाएं लगती थी अफगानिस्तान के साथ, और उधर जो रूस था, रूस जो है उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये सारे क्षेत्रों पर राज्य करता था। तो ऐसे में रूस की सीमाएं भी लगती थी अफगानिस्तान के साथ में। तो इंग्लैंड एक महाशक्ति जो भारत पर शासन करता है, और मध्य एशिया के देशों तक रूस शासन करता है। उनके बीच में एक कंट्री है अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान क्या हो जाएगा? बफर स्टेट। अफगानिस्तान क्या है? एक तरीके से बफर स्टेट बन जाएगा। तो उस समय रूस और अंग्रेजों के लिए इंग्लैंड के बीच में एक बफर स्टेट की तरह था अफगानिस्तान। इंग्लैंड को यह डर था कि अगर किसी तरीके से अफगानिस्तान के रास्ते अगर अंग्रेज भारत में आ गए, रूस के लोग अगर भारत में आ गए, तो वो क्या करेंगे, हमको यहां से बाहर कर सकते हैं और हमारा भारतीय साम्राज्य छिन जाएगा। और आप जानते हैं कि 1750 के बाद इंग्लैंड में एक क्रांति शुरू हुई थी जिसको हम लोग नाम देते हैं औद्योगिक क्रांति, जिसके माध्यम से ब्रिटेन जो है पूरे दुनिया के बाजार का मालिक बन गया था। सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था ब्रिटेन बना था आफ्टर 1750 इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो जो उनका इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन था, औद्योगिक क्रांति थी, उस औद्योगिक क्रांति को कच्चा माल सबसे ज्यादा सप्लाई होता था हिंदुस्तान से। तो अंग्रेजों को डर था कि अगर अफगानिस्तान के रास्ते रूसी अगर घुस आए तो कहीं ऐसा ना हो कि रूसी वहां से घुस करके हिंदुस्तान में घुस जाए। सो इंग्लैंड अपनी तैयारी करके रख रहा था कि किसी तरीके से उनको वहीं रोका जाए। और रूस भी जो है वहां का जो शासक था अफगानिस्तान का, उसके माध्यम से बार बार घुसने का प्रयास कर रहा था। दोनों लोग लगातार प्रयास कर रहे थे, और इसी प्रयास में चल करके इंग्लैंड ने वहां पर एंट्री की, और इंग्लैंड का युद्ध अफगानिस्तानियों से शुरू हो गया। इंग्लैंड का जो युद्ध है वो अफगानिस्तान के लोगों से शुरू हो गया, और ये लड़ाई शुरू हुई थी 1839 में, और ये लगभग 3 साल चली। और इस लड़ाई में अंग्रेज बुरी तरीके से पिट के आए। अंग्रेजों को बहुत बुरी तरीके से हराया था अफगानिस्तान के लोगों ने। सो एशिया में अंग्रेजों को सबसे भयानक हार जो है अफगानिस्तानियों ने दी थी। अगर हम उस समय के भारत की स्थिति की बात करें तो जैसे मैंने कहा था 1839 में महाराजा रणजीत सिंह जो सिखों का जो राज्य था उसके मुखिया थे, उनकी मृत्यु हो चुकी थी 1839 में, जो आपको फैक्ट मालूम होगा। उसके अलावा जैसा मैंने कहा कि ये वही समय था जब सिंध में अंग्रेज लगातार घुसपैठ कर रहे थे। और सिंध में कौन राज करते थे? कलौरा सरदार। सिंध में कलौरा सरदार राज्य करते थे, और उन्हीं कलौरा सरदारों में से जिसको हम लोग 4 यार बोलते थे, मुल्तान सिंध के अमीर जो कहलाते थे। तो स्थिति क्या थी कि सिंध के अमीरों पर लगातार अंग्रेज दबाव डाल रहे थे, और सिंध के रास्ते उन्होंने एंट्री ले ली अफगानिस्तान वॉर के लिए अपनी सेना को ले जाने की। इधर रूस के जो शासक थे वो लगातार वहां का जो शासक था अफगानिस्तान का, उसको कह रहे थे कि हमारे राजदूत को एंट्री दो, लेकिन वहां के शासक ने उसको मना कर दिया। फाइनली युद्ध हुआ। युद्ध में अंग्रेजों को बुरी तरीके से हारना पड़ा, बहुत सारे अंग्रेज मारे गए, और अंग्रेजों को वहां से बाहर निकल के भागना पड़ा। पहला अफगान युद्ध था, फैक्ट की चर्चा हम बाद में करेंगे। और उसके बाद कम से कम अगले 40 साल तक अंग्रेजों की हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर के रूस के मामलों में पड़े। लगभग 40 या
कह सकते हैं 37-38 साल तक हिम्मत नहीं हुई। उसके बाद ही अंग्रेज वहां पर गए। तो पहले हम देखेंगे पहला अंग्रेज अफगान युद्ध। पहला अंग्रेज अफगान युद्ध क्या है? यह युद्ध 1839 से लेकर के 1842 के बीच में लड़ा गया था और इसकी प्रमुख वजह थी अंग्रेजों की और रूस की साम्राज्य विस्तार की नीति। अंग्रेज चाहते थे हम रूस पे कब्जा कर ले और अफगानिस्तान पर, और रूस चाहता था हम भी अफगानिस्तान पर कब्जा कर लें। तो उन दोनों की टकराहट का यह परिणाम था। आरंभ में अंग्रेज जीते थोड़े बहुत स्थानों पर, लेकिन बाद में उनको बुरी पराजय का सामना करना पड़ा और बहुत मुश्किल से वो लोग वहां से बच के निकल पाए। अब हम इस युद्ध की पृष्ठभूमि देखते हैं। क्या थी इस युद्ध की पृष्ठभूमि? थोड़े से फैक्ट है, आप लोग थोड़ा सुन लीजिएगा। क्या फैक्ट है? अफगानिस्तान में रूस की बढ़ती हुई उपस्थिति से अंग्रेज चिंतित हो उठे। बेसिकली रूस भी अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा था और रूस ने अपने बहुत सारे जासूस भेज रखे थे। कहां पे? अफगानिस्तान में। और उसी समय अंग्रेजों ने भी अपना एक जासूस वहां भेजा जिसका नाम था अलेक्जेंडर बर्न्स। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, हो सकता है कभी आ जाए तो आप याद रखना, क्योंकि इसी अलेक्जेंडर बर्न्स की रिपोर्टिंग के आधार पर अंग्रेजों ने आगे की रणनीति तैयार की थी। इस जासूस को वहां भेजा और इसने बहुत सारी सूचना इकट्ठा की। उसके कुछ साल बाद अंग्रेजों ने अपनी हलचल बढ़ा दी और अंग्रेजों को लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि अफगानिस्तान रूस के हाथ में चला जाए। और रूस का जो शासक था वो उस समय जार कहलाता था। तो कहीं ऐसा ना हो कि रूस का शासक अफगानिस्तान पे कब्जा करके अगला हमला हिंदुस्तान पे कर दे। इस तरीके से, और एक और इसमें घटना हुई थी कि अफगानिस्तान का जो पश्चिमी भाग है इस पर ईरान ने आक्रमण करके कुछ राज्यों को जीत लिया था और इसके कारण पेशावर का जो एरिया था उसका हमने चर्चा की थी कि राजा महाराजा रणजीत सिंह का अधिकार हो गया था। तो इस ऐसी हालत में क्या हुआ कि उधर से जो रूस जो है हमला करने की सोच रहा था और उधर से ईरान ने कुछ अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया और इधर से महाराजा रणजीत सिंह ने पेशावर पे कब्जा कर लिया। तो जो अफगानिस्तान का शासक था उसका नाम था दोस्त मोहम्मद खान। दोस्त मोहम्मद खान डर गया। वो डर गया और उसने अंग्रेजों से शरण मांगी, क्योंकि अंग्रेज ही केवल शरण शक्ति थे जो उसको मदद कर सकते थे। अंग्रेजों को तो मौका चाहिए था, पहुंच के भाई अपनी सेना लेकर के। और अंग्रेज जैसे ही पहुंचे उन्होंने दोस्त मोहम्मद खान को बिठाने का प्रयास किया। विद्रोह भड़क गया। उस विद्रोह में तमाम अंग्रेज मारे गए और बहुत सारे अंग्रेज जैसे तैसे जान बचा के भागे। और इसको रास्ता किसने दिया था? रास्ता दिया था सिंध ने। सिंध से होकर के अंग्रेज सेना गई थी और बाद में अंग्रेज इतने धूर्त थे कि उन्होंने सिंध पे कब्जा कर लिया। हमने पहले सेशन में चर्चा की थी कि सिंध को इन्होंने जबरदस्ती अपने राज्य में मिला लिया, जबकि सिंध ने अफगान वार में इनकी सहायता की थी अंग्रेजों की। तो इस तरीके से पहला युद्ध क्या है? व्यापक विनाश हुआ अंग्रेजों का और कोई संधि बंदी नहीं हुई। अंग्रेजों को डर के भागना पड़ा वहां से। तो ये युद्ध रहा और उसके बाद अंग्रेज फिर आगे हिम्मत नहीं कर पाए और अंग्रेजों ने अफगानिस्तान के मैटर में कोई ज्यादा दखलंदाजी नहीं की। उसके बाद हम आगे देखते हैं आगे क्या होता है। आगे दूसरा युद्ध होता है और केवल बेसिक फैक्ट आप याद रखिएगा। 1878 से लेकर के 1880 के बीच में दूसरा अफगान ब्रिटेन वॉर हुआ, यानी इंग्लैंड और अफगानिस्तान का युद्ध हुआ। और उसमें क्या था कि अफगानिस्तान का उस समय एक शासक था जिसका नाम था शेर अली खान। पहला जो युद्ध हुआ था उस समय अफगानिस्तान का शासक था दोस्त मोहम्मद खान और इस समय अफगानिस्तान का शासक था शेर अली खान। तो शेर अली खान को लगातार रूस के लोग लालच दे रहे थे कि तुम हमारे से मिल जाओ, लेकिन उसने जो है रूसियों को अलाउ नहीं किया। ब्रिटेन इस बात से भयभीत था कि अब कहीं ऐसा ना हो कि रूस इस पर कब्जा कर ले। और दूसरा, इंग्लैंड जो है पहले ब्रिटेन अफगान युद्ध का बदला लेना चाहता था। इसी वजह से उन्होंने 1878 में अफगानिस्तान पर हमला कर दिया और इस बार ब्रिटिश सेना ने बड़े अच्छे तरीके से लड़ाई लड़ी। अफगानिस्तान के लगभग सारे क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया। एक एरिया था मैबंद, उस मैबंद क्षेत्र को छोड़ करके लगभग सारे अफगानिस्तान को जीत लिया। लेकिन अफगानिस्तान के लोग बड़े खुराफाती लोग थे। वो आप अभी देख रहे होंगे 2001 के बाद, जब 2001 में अमेरिका पे अटैक कर दिया था तालिबान ने, तो उसके बाद अमेरिका की सेनाएं वहां पे आ गई हैं और लगातार अमेरिका की सेनाएं पिछले 19 साल से लड़ रही हैं, लेकिन अभी तक नहीं जीत पाई। क्योंकि अफगान क्या होता है, बाई नेचर विद्रोही होते हैं। तो अंग्रेजों को उनने निकलने दिया, लेकिन जहां मौका मिला अंग्रेजों को मारते गए। एक पियरे करके बड़ा अंग्रेज गवर्नर वो था अधिकारी, उसको उन्होंने हत्या कर दी। तो अंग्रेज लोगों को अफगानिस्तान में इतना भय था कि अगर हम यहां से नहीं निकले तो जो मार डालेंगे, क्योंकि वो लोग क्या थे, वो विद्रोही लोग थे।
अंग्रेज विद्रोही लोग थे, इसी कारण से अफगान लोग विद्रोही लोग थे, इसी कारण से अंग्रेज चुपचाप वहां से दूसरी लड़ाई जीती तो, लेकिन टिक नहीं पाए और अंग्रेज वहां से चुपचाप निकल आए और वहां का शासन उन्होंने उनके ऊपर छोड़ दिया। तो दोनों जो अफगान वार हैं, ये दोनों अफगान वार में अंग्रेज कोई भी क्षेत्र हासिल नहीं कर पाए, कोई भी निर्णायक सफलता उनको नहीं मिली और कुल मिलाकर के अफगानिस्तान उसमें चलता रहा। हालांकि अफगानिस्तान पर रूस का प्रभाव हो गया, आगे चल करके अफगानिस्तान के ऊपर रूस का प्रभाव हो गया और फिर 1919 में अफगानिस्तान ने तीसरा वार लड़ा। यहां भी जो है अंग्रेज अफगानिस्तान में गए, लेकिन इस वार में क्या हुआ, इस वार में अफगानिस्तान ने अपने आप को रूस से स्वतंत्र कर लिया 1921 में। तो बेसिकली तीसरा जो अफगान वार है, वो अफगान वार में अंग्रेजों का कोई इतना बड़ा रोल नहीं है, वो बेसिकली रशिया से अपनी आजादी के लिए लड़े थे और अंग्रेज वहां पे गए थे उनके सपोर्ट और सहयोग करने के लिए, और फाइनली रूस 1921 में आजाद हो गया। तो अफगानिस्तान। तो अफगानिस्तान के बारे में हमको सिर्फ इतना जानना है कि अंग्रेजों ने मोटे तौर पर 2 युद्ध लड़े, हालांकि तीसरा युद्ध भी जो था उसमें अंग्रेज शरीक थे, पर 2 युद्ध थे 1839 से 42 और 1878 से 1880, और दोनों ही युद्धों में, पहले युद्ध में अंग्रेजों की बुरी पराजय हुई अफगानिस्तान में, दूसरे में हालांकि वो जीते लेकिन वहां पर टिक नहीं पाए। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि उनकी सेना को वहां मार दिया जाएगा, और अफगानी यही करते थे, अफगानी क्या कत्लेआम कर देते थे घेर करके सेना का। सो इसलिए उनके इस अधिकारियों की उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वहां पर बने रहे। तो ये कहानी है अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच जो युद्ध हुआ था उसकी। भारत के साथ में इसका फ्यूचर में क्या है कि भारत और अफगानिस्तान के बीच में एक लाइन है। भारत और अफगानिस्तान की जो सीमा है वो ब्रिटिश लोगों ने ही वो सीमा बनाई थी, उसको हम लोग कहते हैं डूरंड रेखा, जो हम लोगों ने ज्योग्राफी में भी चर्चा की थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि भारत और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है उसको हम लोग डूरंड लाइन कहते हैं, डूरंड रेखा। और वो डूरंड रेखा का जो हिस्सा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा आज मिलती है, हम लोग जो है उसे अपना हिस्सा मानते हैं 106 किलोमीटर की लाइन को। हालांकि आज वो पीओके है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में है वो, लेकिन फिर भी भारत ऑफिशियली उसे अपना मानता है। भारत कहता है कि पूरा का पूरा पीओके हमारा है। तो वो 106 किलोमीटर की जो लाइन है, वो 106 किलोमीटर की लाइन जो है भारत अफगानिस्तान की सीमा है। अच्छा, एक मैं आपको संधि बताना भूल गया कि जो अफगानिस्तान का जो शासक था याकूब खान और अंग्रेजों के बीच में 1880 का जो युद्ध था उसकी समाप्ति, क्योंकि अंग्रेज जीते थे तो बाद में अफगान लोगों ने संधि कर ली थी, जिसको हम लोग गंडमक की संधि कहते हैं। तो आप लोग ये जो वाला जो फैक्ट है गंडमक की संधि, इसको जरा याद रखिएगा, ये आपको थोड़ा सा काम आएगा। अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच जो दूसरा युद्ध हुआ था, गंडमक की संधि। तो 3 संधियां आएंगी, जैसे अफगानिस्तान और अंग्रेजों के युद्ध में गंडमक की संधि होगी, और नेपाल और अंग्रेजों के बीच में सगोली की संधि होगी, और अंग्रेज और म्यांमार यानी बर्मा के बीच में यंडाबू की संधि होगी। ये 3 संधि हैं इंटरनेशनल लेवल पर। उस समय जब अंग्रेज भारत में थे ये तीनों ही बड़े काम की हैं, ये कभी भी आ सकती हैं। तो अफगानिस्तान और अंग्रेजों के बीच में जो संधि हुई थी उसका नाम था गंडमक की संधि। आप लोग इसको याद रखिएगा, गंडमक वर्ड, ये हो सकता है कभी पूछा जाए। 1879 जो सेकेंड वॉर था उसमें। अब हम आगे बढ़ेंगे और आगे देखते हैं हम किस देश के बारे में। आगे हम चर्चा करेंगे अंग्रेजों का बर्मा के साथ संबंध। जो बर्मा है, म्यांमार है, उसके साथ में क्या उनका संबंध रहा। तो आप जानते होंगे कि बर्मा का पहले जो अभी जो नाम है वो म्यांमार है, म्यांमार, और पहले इसकी राजधानी थी रंगून। म्यांमार की पहले जो राजधानी थी, पहले बर्मा था और रंगून। आप लोगों का, कई सारे लोगों का जो है गाना सुना होगा, पुरानी फिल्मों में गाना आता था जिसमें रंगून शब्द आता था। पुरानी जो फिल्में थी उसमें रंगून वर्ड आता था। सो पहले जो गाने बनते थे उसमें इंटरनेशनल सिटी बहुत आते थे, जैसे पेरिस, एन इवनिंग इन पेरिस, जापान आता था, बर्मा, रंगून भी आता था। सो म्यांमार जो बर्मा है वो भारत का पड़ोसी राष्ट्र था, और अंग्रेजों को म्यांमार से क्यों लड़ना पड़ा? अंग्रेज बेसिकली फ्रांसीसी प्रभाव को रोकना चाहते थे। अंग्रेज नहीं चाहते थे कि फ्रांस की कहीं भी भारत के आसपास एंट्री हो, क्योंकि फ्रांस जहां से एंट्री करेगा वहां से भारत के साम्राज्य के लिए खतरा पैदा हो जाएगा। तो पहले जो बर्मा था उसकी राजधानी थी रंगून। आज बर्मा को हम लोग म्यांमार के नाम से जानते हैं, म्यांमार या म्यांमार, और इसकी जो राजधानी है वो है नायपीता। नायपीता, ये लोग आप याद रखिएगा, करंट में जो म्यांमार की राजधानी है दैट इज नायपीता।
कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भाई भारत के पड़ोस में जो म्यांमार है इसकी कैपिटल कहाँ पे है, तो बहुत सारे लोगों को शायद रंगून ही मालूम हो, लेकिन आज की जो राजधानी है वो है नायपीता। लोधी लाला भैया सिंह ने बता दिया कौन सा गाना था, चलिए आप लोग एंजॉय कर लीजिए ये गाना। अब कारण क्या थे? सबसे पहला ये कारण था कि बंगाल की पूर्वी सीमा पर बर्मा का साम्राज्य विस्तार। बर्मा के राजा भी खुराफाती थे। वो क्या है, लगातार नॉर्थ ईस्ट में एंट्री करते 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 बंगाल तक पहुंचने का प्रयास कर रहे थे। जब भी मैं बंगाल की बात करूं भारत की आजादी से पहले, तो आप बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी समझना, बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूडेड है। जब भी मैं बंगाल शब्द बोलूंगा तो आप ये मान के चलना कि बंगाल का मतलब बांग्लादेश भी उसमें इंक्लूडेड है। तो म्यांमार के जो राजा थे वो भी साम्राज्यवादी राजा थे। वो लगातार बंगाल की ओर बढ़ रहे थे, वो बंगाल पे अपना शासन स्थापित करना चाहते थे। और अंग्रेज तो थे ही साम्राज्यवादी। भाई अंग्रेज जो है 5000 मील से क्या करने आए थे भारत में? साम्राज्य स्थापित करने। तो उनको तो साम्राज्य स्थापित करना ही था, उनको विस्तार करना ही था। उधर म्यांमार वाले और थे, वो अपना बढ़ा रहे थे। तो इसी में क्या हुआ, पूर्वी जो बंगाल की पूर्वी सीमा पर बर्मा का बढ़ता हुआ साम्राज्य प्रसार, प्रवासियों द्वारा अराकान में लूट तथा आसाम और मणिपुर वापस लेने के प्रयत्न। वहां पर जो लोग भारतीय जो व्यापारी गए थे अंग्रेजों की तरफ से, उनको लूट लेते थे म्यांमार में लोग, एक बड़ी वजह यह थी। दूसरा सीमा का झगड़ा था। म्यांमार की सीमा यानी बर्मा की सीमा भारत से मिलती थी, तो उन सीमा विवाद था, इसके कारण झगड़ा हुआ। और एक था कचार क्षेत्र था, आसाम में शायद पड़ता है, वहां पर बर्मी सेनाओं ने प्रवेश कर लिया था। अंग्रेजों को यह भारत की संप्रभुता के विरुद्ध लगा। अच्छा, एक यहां फैक्ट लिखा है शायद, राम लखन राजपूत ने कि गंडमक की संधि मई 1879 बीसी में ब्रिटिशर्स और याकूब खां के बीच में समाप्त हुई। यहां पर राम लखन राजपूत, प्लीज करेक्ट, इट इज नॉट बीसी, इट इज एडी। इट इज नॉट बीसी, इट इज एडी। ये एडी में हुई है। अभी जो 1879 गया है इसमें गया है। बीसी का मतलब बिफोर क्राइस्ट होता है। प्लीज करेक्ट दिस फैक्ट। ये गंडमक की संधि जो हुई थी 1879 ईस्वी में हुई है, यानी 1879 एडी। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब इसके साथ में कितने युद्ध हुए? 3 युद्ध हुए बर्मा के साथ में अंग्रेजों के बर्मा के साथ में 3 युद्ध हुए। रामचंद्र वर्मा जी का कहना है कि सब मैं भी बर्मा हूं और बर्मा हमारा अपना ही देश है। रामचंद्र जी कह रहे हैं कि बर्मा जो है हमारा ही देश है, मेरा ही देश है। चलिए आपको बधाई कि एक देश जो है आपका है। इनके बीच में अब कारण हमने बता दिया कि ये कारण थे, इसके कारण से इनमें झगड़ा हो रहा था। अब क्या हुआ, 1824 से लेकर के 1826 तक एक युद्ध चला इनके बीच में। और इनमें कहां कहां पे झगड़ा हुआ? आसाम, कचार, मणिपुर, अराकान की पहाड़ियां में। और जल मार्ग के द्वारा रंगून तक ब्रिटिश सेना पहुंच गई। आरंभ में ब्रिटिश सेना को सफलता मिली, लेकिन बरसात का मौसम आ गया, वहां पर उसे कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। लेकिन बाद में ब्रिटिश सेना ने साहस किया और अब बर्मी सेनाओं को पीछे खदेड़ दिया। बर्मा की जो सेना है इनको पीछे खदेड़ दिया। और 1826 में ब्रिटिश सेना ने राजधानी आवा के निकट पहुंच गई। उस समय कोई एक स्टेट था आवा, वहां राजधानी आवा के निकट पहुंच गई और विवश होकर के बर्मा के सम्राट को संधि करनी पड़ी। तो पहला युद्ध 1824 से लेकर 1826 के बीच में हुआ। और इसमें अंग्रेजी सेना घुसते हुए चली गई, मारते हुए उनको। और कैपिटल उस समय आवा थी, आवा को पास किया। और बर्मा जो म्यांमार की सेना जो थी, बर्मा की जो सेना का सेनापति महाबंडला, ये शब्द इसमें लिखा हुआ है, आप चाहे तो इस शब्द को लिख सकते हैं। बर्मा की सेना का जो नेतृत्व कर रहा था उस आदमी का नाम था महाबंडला। और महाबंडला इस युद्ध में मारा गया। फलस्वरूप बर्मा के सम्राट को अंग्रेजों के साथ एक अपमानजनक संधि करनी पड़ी, यानी बर्मा को सरेंडर करना पड़ा। और जो संधि हुई थी, इस संधि का नाम था यंडाबू की संधि। आप लोग इसको याद रखना, यंडाबू की संधि। और इस यंडाबू की संधि के तहत क्या हुआ कि क्या क्या मिला अंग्रेजों को, क्योंकि अंग्रेज जीते तो जो जीतता है उसी को मिलता है। अंग्रेजों को क्या मिला यंडाबू की संधि से? यंडाबू की संधि के बाद अंग्रेजों को आसाम, अराकान और तेनासरिम, ये जो क्षेत्र है ये अंग्रेजों को मिले। मणिपुर को एक स्वतंत्र राज्य यानी इंडिपेंडेंट राज्य बना दिया गया। और उसके अलावा अंग्रेजों को म्यांमार से 1 करोड़ रुपया हर्जाना मिला। उसके अलावा जो बर्मा की राजधानी है, आप इसको करेक्ट कर लीजिए, बर्मा की राजधानी यहां पे आवा है,
जो हम लोग रंगून कह रहे थे, ये राजधानी उस समय आबा में थी। तो प्लीज करेक्ट कर लीजिए। और आबा में ब्रिटिश रेजिडेंट रहने लगा। ब्रिटिश जो अंग्रेजों का एक रेजिडेंट है वो वहां पर रहने लगा। क्लियर। और उसके बाद रत्नापुर की संधि द्वारा विशेष व्यापारिक सुविधाएं भी अंग्रेजों ने अपने लिए हासिल कर ली। तो ये कोई छोटा सा स्थान रहा होगा रत्नापुरी, वहां भी एक संधि हुई। तो कुल मिलाकर के पहला जो अंग्रेज बर्मा युद्ध हुआ वो किसके पक्ष में गया? अंग्रेजों के पक्ष में। अंग्रेजों को पूरा लाभ इस युद्ध का हुआ। एक तरीके से अगर अंग्रेजों का रेजिडेंट अगर किसी राज्य में घुस गया तो ये मान के चलो अंग्रेज उसे छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि अंग्रेजों की भारत में पॉलिसी थी। अवध में जब उनका रेजिडेंट गया तो उन्होंने अवध को मिला लिया, और पूना में जब उनका रेजिडेंट गया तो मराठा राज्य पे कब्जा कर लिया। अंग्रेज बहुत ही चालाक लोग थे। जहां उनका अधिकारी घुस गया और वो वहां रहने लगा तो वो उनकी राजनीति में दखल देता था, और राजनीति में दखल देने के बाद वो क्या करता था, धीरे धीरे वहां के लोगों को भड़का करके और एक तरीके से वो अंग्रेजों का कब्जा उस पर करवा लेता था। तो अंग्रेज बहुत शातिर लोग थे। तो इस संधि में क्या दिख रहा है? इस संधि में यही दिख रहा है कि रेजिडेंट पहुंच गया। तो जब रेजिडेंट पहुंच गया उनकी राजधानी में, तो आप ये मान के चलो कि अंग्रेज दोबारा हमला करेंगे, वो बहाने ढूंढेंगे, हमला करेंगे और फिर हराएंगे इसको। आगे चल करके 1852 ईस्वी में दूसरा एंग्लो बर्मा युद्ध हुआ। दूसरा युद्ध क्यों होगा भाई? जिसका राज्य चला जाएगा वो वापस लेने का प्रयास करेगा। जब बर्मा के बहुत सारे क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया तो बर्मा का राजा चुपचाप नहीं बैठेगा, वो कुछ ना कुछ तो प्रयास करेगा ही। और अंग्रेज क्या जन्मजात जो है आदमखोर है। अंग्रेज क्या थे? जन्मजात, एक तरीके से उनका काम ही है कि कब्जा करो कैसे भी करके। तो अंग्रेज तो करेंगे ही। अंग्रेज का तो उनकी आदत में है, साम्राज्य विस्तार करना उनकी आदत है, उनकी पॉलिसी है। लेकिन वहां का राजा क्या करेगा? अपने राज्य को वापस लेने का प्रयत्न करेगा। इसी में क्या हुआ कि यांडाबू की संधि का उल्लंघन होने पर 1840 में, मतलब यांडाबू की संधि में जो चीजें अंग्रेजों को मिली थी उसको बर्मा के राजा ने ठीक से पालन नहीं किया। अंग्रेजों ने 1840 में अपने रेजिडेंट को बर्मा से वापस बुला लिया। इसके अलावा वहां पर बहुत सारे ब्रिटिश व्यापारी व्यापार कर रहे थे, क्योंकि अंग्रेज जीत चुके थे। लेकिन म्यांमार के लोगों ने बहुत सारे व्यापारियों का शोषण किया। व्यापारियों ने कंप्लेंट की कि साहब हमें यहाँ पे दिक्कत है, हमें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और बहुत सारे व्यापारी मारे भी गए। तो अंग्रेजों को मौका मिल गया। उन्होंने कहा इसकी शिकायतें, बर्मा की शिकायतें गलत आ रही हैं। और इसी के उसमें अच्छा उस समय एक और आदमी भारत में आ गया था, खुराफाती। कौन आदमी आया था? उसका नाम था लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी जानता, हड़प की नीति के लिए जाना जाता था। उसका काम ही था हड़पना। डलहौजी जो है सभी राज्यों को हड़पना चाहता था। तो डलहौजी बड़ा साम्राज्यवादी व्यक्ति था। डलहौजी आया तो उसके दिमाग में तो था ही कि जो जो टेढ़ा चल रहा है उन सब पे कब्जा करो। तो 1852 में डलहौजी ने हमला कर दिया। किस पे? बर्मा पे। और क्या हुआ? उस पे हमला करने के बाद पीगू जो प्रांत था उसकी राजधानी थी रंगून। रंगून एक बंदरगाह था। रंगून बंदरगाह पे अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया और एक तरीके से 1852 के युद्ध में धमकी देकर के बहुत सारे उसके क्षेत्रों को जीत लिया। और खास करके जो उसका सबसे महत्वपूर्ण, सबसे धनी प्रांत था पीगू, वो पीगू को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला लिया। भारत में जो पीगू राज्य था उसको मिला लिया। और अब बर्मा केवल एक छोटा सा स्थलीय राज्य रहेगा, क्योंकि पीगू क्या था? समुद्री सीमा पर था। आज भी जो रंगून है, रंगून आज भी समुद्र के किनारे है, बंगाल की खाड़ी में। तो जो समुद्र के किनारे वाला हिस्सा था वो सारा छीन लिया अंग्रेजों ने, और म्यांमार केवल एक स्थलीय देश बन के रह। और कुल मिलाकर के यहां पर एक उस समय जो राजा था उसका नाम था राजा पैगन। पैगन को हटा दिया गया, वहां की जनता ने विद्रोह कर दिया और अंग्रेजों ने मिंडन नाम के व्यक्ति को बर्मा का सम्राट बना दिया। और एक तरीके से बर्मा अब उनका मातहत बन गया। लेकिन अंग्रेज यहां भी टिकने वाले नहीं थे। उनके दिमाग में तो यह था कि इस पे पूरे पे कब्जा करो, पूरे पे कब्जा करो। इसी क्रम में आगे चल करके आगे 33 साल बाद सन 1885 में एक और युद्ध हुआ। 1885 में आप जानते हैं कौन भारत का गवर्नर जनरल था? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन जब भारत का गवर्नर जनरल था तभी भारत में कांग्रेस बनी थी, याद रखिएगा। लॉर्ड डफरिन जब भारत का गवर्नर जनरल था उसी समय भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, जो कांग्रेस पार्टी है। इस कांग्रेस पार्टी की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को हुई थी। और उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड डफरिन। और लॉर्ड डफरिन यही व्यक्ति है जिसके समय तीसरा अंग्रेज बर्मा युद्ध भी होगा। तो इसमें क्या हुआ? त्रिसी बर्मा युद्ध हुआ। इसमें उत्तरी बर्मा पे बढ़ते हुए फ्रांस, उत्तरी बर्मा में थोड़ा फ्रांस की एंट्री हो रही थी, तो अंग्रेज इसको हटाना चाहते थे। और क्या है, एक सबसे बड़ा उद्देश्य था कि सारे बर्मा को भारत में मिलाना। सो युद्ध हुआ, और युद्ध में क्या हुआ? अंग्रेज जीते
और 1885 में अंग्रेजों ने जीत करके बर्मा को भारत में मिला लिया। क्लियर। सो अंग्रेज बर्मा युद्ध का परिणाम क्या हुआ? अंग्रेज बर्मा युद्ध का परिणाम हुआ कि पहले युद्ध में कुछ जीता अंग्रेजों ने, दूसरे में और जीता, और तीसरे युद्ध में अंग्रेजों ने पूरे के पूरे बर्मा को जीत करके भारत का हिस्सा बना दिया, इंग्लैंड के अधीन जो भारत था। और इसमें क्या हुआ कि बर्मा 1885 से लेकर के 1935 तक, मतलब 50 साल भारत का हिस्सा रहा है। ये शायद आप में से बहुत कम लोगों को जानना कि 50 साल तक 1885 से लेकर के 1935 तक बर्मा भारत का हिस्सा रहा। अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो अफगानिस्तान में क्या हुआ? अफगानिस्तान के दोनों युद्धों में अंग्रेज बहुत सफल नहीं हुए, इसलिए उसने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और मिलाया नहीं भारत में। लेकिन बर्मा को अंग्रेजों ने जीत करके पूरे के पूरे भारत में मिला लिया। क्लियर। सो ये कहानी है बर्मा की। यंडाबू की संधि याद रखिएगा, तीनों युद्ध याद रखिएगा, और बाकी जो कुछ कुछ फैक्ट मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं ये आप याद रखिएगा। उसके बाद आगे हम बढ़ेंगे और अब देखेंगे अंग्रेज और वाला जो मामला है, अंग्रेज और नेपाल के बीच में है, उसकी चर्चा करेंगे। ये तीसरा देश था, और कुछ लोग ये कहते हैं कि जो है नेपाल कभी गुलाम नहीं बना। ऐसा नहीं है। अंग्रेजों ने बहुत सारा नेपाल का हिस्सा जीत लिया था। अंग्रेजों ने नेपाल के बहुत सारे हिस्से जीत लिए थे। अभी हम चर्चा करेंगे क्या हुआ था। अंग्रेजों के और नेपाल के बीच में जो युद्ध हुआ है उसको हम लोग कहते हैं गोरखा वार। इसको हम लोग कहते हैं गोरखा वार। और ये गोरखा वार क्या हुआ है? ये सन 1814 से लेकर के 1816 के बीच में हुआ है। और 1816 और 1814 और 16 के बीच में जो गोरखा वार यानी एंग्लो नेपाल वॉर हुआ है, यही इसी युद्ध के बाद भारत और नेपाल की सीमाएं तय कर दी गई हैं और तब से चली आ रही हैं। तो अभी आपने देखा होगा कि एक सीमा विवाद हुआ है नेपाल और भारत के बीच में। नेपाल अलग नक्शा जारी कर रहा है। अच्छा, मैं आपको नेपाल के बारे में बताने से पहले एक और चीज बता दूं। इस समय अमेरिका में एक गंभीर संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका में श्वेत और अश्वेत लोग, जिसकी हमने चर्चा की थी आप लोगों से, वहां ब्लैक और व्हाइट लोगों के बीच में एक झगड़ा शुरू हो गया है। अमेरिका में एक तरीके से अशांति हो गई है। आप लोग अगर टीवी पर गहराई से न्यूज देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इस समय यूएसए एक गंभीर आंतरिक संकट से गुजर रहा है। वहां बड़े पैमाने पर लोग आगजनी हिंसा कर रहे हैं। आप लोग न्यूज में चेक कर लीजिएगा। वहां पे किसी एक अश्वेत व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी, और इसके कारण से वहां एक तरह का आंतरिक विद्रोह भड़क गया है। तो ये करंट अफेयर्स के लिए भी आपका प्रश्न हो सकता है विद्रोह कुछ दिनों में शांत हो जाए। लेकिन करंट की आप देख सकते हैं कि हाल ही में किस देश में आंतरिक असंतोष के कारण दंगे और इस तरह की चीजें भड़क उठी हैं। तो अमेरिका में यही चल रहा है पिछले 4-5 दिन से लगातार ये खबरें आ रही है। और एक और मैं करंट की आपको चीजें बता दूं कि जब अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले एक तूफान का नाम पढ़ा था, अम्फन जो तूफान है उसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अम्फन जो है बंगाल की खाड़ी में आया था। अभी एक तूफान जो है शुरू हो गया फिर से अरब सागर में। और अरब सागर में जो तूफान है ये तूफान बेसिकली आपका जो साउथ वेस्ट साइड से जो तूफान आते हैं उसका ये रूप है। सो आप लोग देख लेना इसको। ये मैंने लिख दिया है, फेसबुक पर डाल दिया है, जो तूफान अभी आ रहा है इसका नाम वगैरह सब कुछ डाल दिया है। आप लोग चाहें तो इसके बारे में भी पढ़ लेना। और मैंने आपको ज्योग्राफी में बताया था कि अरब सागर की खाड़ी, अरब सागर में जो तूफान उठेगा वो तूफान कहीं भी जा सकता है। मतलब वो ईरान की तरफ भी जा सकता है, पाकिस्तान की तरफ भी जा सकता है, और मुंबई वगैरह भी आ सकता है। उसकी डायरेक्शन फिक्स नहीं होती है। लेकिन बंगाल की खाड़ी में जो तूफान उठता है वो हमेशा भारत से टकराएगा। उसकी डायरेक्शन पूर्वी जेट धाराओं के कारण हमेशा पूरब से पश्चिम की ओर होती है। लेकिन अरब सागर की में जो उठता है तूफान वो उसकी डायरेक्शन निश्चित नहीं होती है। लेकिन अभी जो तूफान उठा है ये संभवतः भारत की ओर ही आ रहा है। सो आप लोग इस तूफान के बारे में पढ़ लीजिएगा। जो अभी अरब सागर में एक तरीके से लो प्रेशर का एक क्षेत्र बन चुका है, और संभवतः वहां एक बड़ा तूफान जनरेट हो चुका है, और वो बढ़ रहा है किसकी ओर? मुंबई की तरफ। सो आप लोग उसको भी पढ़ सकते हैं। अभी मैं आपको नाम बता देता हूं, मैंने उसका नाम भी जो है कोई लिख दीजिएगा। जो अभी तूफान है इसका नाम जो है निसर्ग नाम है, शायद आई थिंक निसर्ग नाम है। आप लोग देख लीजिएगा उस तूफान का नाम, जो अभी चक्रवाती तूफान क्रिएट हुआ है बंगाल की अरब सागर में। अब हम आते हैं नेपाल के बारे में। तो मैं आपको कुछ कुछ बता दूं। भारत और नेपाल के बीच में यानी अंग्रेज और नेपाल के बीच में 1814 से लेकर के 1800 जॉर्ज फ्लॉयड नाम के एक व्यक्ति की डेथ हुई है अमेरिका में, जिसके कारण से अमेरिका में दंगे भड़क उठे हैं। ये फैक्ट हमें दिनेश जी ने बताया है, धन्यवाद। तो भारत और नेपाल के बीच में 1814 से लेकर 1816 के बीच में एक युद्ध हुआ। और अब सवाल आता है कि यह युद्ध क्यों हुआ।
यह युद्ध इसलिए हुआ कि 1750 ईस्वी के आसपास निसर्ग, तूफान का नाम निसर्ग है, बिल्कुल सही है। सो नेपाल में क्या हुआ था कि 1750 के आसपास गोरखा राजाओं का शासन था, और गोरखा जो राजा थे बड़े साहसी थे, बड़े बहादुर। भारत की सेना में भी गोरखा रेजिमेंट होती है आज भी। सो ये सबसे लड़ाकू मतलब अच्छे योद्धा माने जाते हैं। इन गोरखा राजाओं के शासन काल में इन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों को जीता, और ये जीतते जीतते नेपाल से आगे बढ़ते हुए, जैसे कुमायूं भारत का, अल्मोड़ा इत्यादि जो क्षेत्र है, आपका जो गढ़वाल क्षेत्र है, और नीचे भारत की तराई के जो क्षेत्र हैं, जैसे आपका लखीमपुर खीरी है, बलरामपुर है, श्रावस्ती है, पीलीभीत है, ये सारे क्षेत्रों को ये जीतते चले गए, और नेपाल ने अपना बहुत ज्यादा साम्राज्य विस्तार किया। उधर नेपाल ने सिक्किम को भी जीत लिया। तो भारत में उस समय अंग्रेज राज कर रहे थे। अंग्रेजों को लगा कि भाई ये तो जो है छोटी शक्ति होकर के और जीतते ही चले जा रहे हैं। उस समय तक ये अंग्रेजों के अधीन नहीं हो पाया था, लेकिन अंग्रेजों के मन में लालच आया, और नेपाल के गोरखा राजाओं की बढ़ती हुई साम्राज्यवादिता के कारण अंग्रेजों ने नेपाल के विरुद्ध हमला कर दिया। युद्ध छिड़ गया, और यह लड़ाई 2 साल तक चली, और इस लड़ाई में अंग्रेजों ने बुरी तरीके से नेपाल को हराया, और लगभग 1/3 हिस्सा जो नेपाल का था उसको अंग्रेजों ने छीन लिया नेपाल से, जिसमें सिक्किम था, जिसमें आपका कुमायूं गढ़वाल मंडल है, जिसमें अल्मोड़ा इत्यादि जो सारे जिले जो लगते हैं नेपाल वहां पे, वो सारे जीत लिए। तराई का जो सारा क्षेत्र है, जिसमें जो मैंने आपको बताया पीलीभीत से लेकर के बलरामपुर तक का, गोरखपुर महाराजगंज तक का सारा एरिया जो नेपाल से लगा हुआ है, वो सारा का सारा एरिया अंग्रेजों ने नेपाल को हरा करके उसे छीन लिया। इस युद्ध में जैसे ना एक जो बड़ी लड़ाई हुई थी, देखो इसमें लिख दिया, उत्तम राहुल ने वही चर्चा करने वाला था कि बुटवल एक जगह पड़ती है जिला बस्ती में, बुटवल में गोरखाओं ने अंग्रेजों पर हमला कर दिया। तो आप सोचिए कि गोरखा कितने दुस्साहसी थे। गोरखा जो है नेपाल से आकर के यूपी में जाके लड़ाई लड़ते थे अंग्रेजों से, लेकिन अंग्रेजों की सेना बड़ी थी भाई, उनके पास ज्यादा हथियार थे, ज्यादा ट्रेड लोग थे। अंग्रेजों ने फाइनली इनको बुरी तरीके से हराया, बहुत सारे गोरखा मारे गए, और 1 साल में ही गोरखाओं ने दम तोड़ दिया। 1814 में लड़ाई शुरू हुई, और 1815 में ही उन्होंने एक तरीके से संधि करने को विवश होना पड़ा, और एक संधि हुई अंग्रेज और नेपाल के बीच में, जिसको हम कहते हैं सगौली की संधि। सगौली की संधि 1815 में हुई, और सगौली नाम का स्थान आज की डेट में बिहार में है, और उस संधि के तहत दोनों देशों की सीमाएं तय कर ली गई, और एक तरीके से नेपाल को सीमित कर दिया गया। नेपाल को अंग्रेजों ने सीमित कर दिया। पश्चिम में जो काली नदी है, जिसको लेकर आज भी विवाद होता है, जिसको हम शारदा कहते हैं इंडिया में, नेपाल में उसका नाम काली नदी है, उसको सीमा मान लिया गया कि पश्चिम से उधर का एरिया सारा हिंदुस्तान का है, काली नदी के पश्चिम का एरिया, मतलब जो अल्मोड़ा है, चंपावत है, पिथौरागढ़ है, ये सारा हिंदुस्तान का हिस्सा हो गया। और पूर्व में जो एक मौची नदी है, उसके पूर्व का एरिया पूरा हिंदुस्तान का, सिक्किम भी अलग कर दिया, सिक्किम को भी नेपाल से अलग कर दिया गया। और सगौली की संधि 1816 में नहीं, 1815 में हुई थी। सुनील जी करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 1816 में युद्ध रुक गया था, लेकिन संधि 1815 में हो गई थी, ठीक है। और सगौली की संधि के द्वारा एक और जो काम क्या हुआ कि काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया, काठमांडू में एक ब्रिटिश रेजिडेंट रख दिया गया था, जिसके कारण से नेपाल के गोरखाओं की सारी हरकतों पर ध्यान रखा जाए। लेकिन नेपाल को जीत करके अंग्रेजों ने भारत में नहीं मिलाया। क्यों नहीं मिलाया? क्योंकि एक वो ऐसा पहाड़ी दुर्गम एरिया था, और गोरखे अफगान की तरह लड़ाके थे। जो गोरखा थे वो अफगानियों की तरह लड़ाके थे। तो अंग्रेजों को इस बात का डर रहता था कि अगर हम जाकर के चले भी गए नेपाल में अंदर, तो नेपाल के अंदर जाके पहाड़ियों में जो गोरखा छिपे बैठे हैं, पता नहीं कब अंग्रेजों को मार डालें, कितने अंग्रेजों पर हमला कर दें। इसी कारण ने अंग्रेजों ने भी बड़ा बीच का रास्ता अपनाया, और जो आज के उत्तर प्रदेश और नेपाल की सीमा है, बिहार और नेपाल की सीमा है, और उत्तराखंड और नेपाल की सीमा है, वहां पर सीमांकन कर दिया, और उस सीमांकन के माध्यम से तय कर दिया गया कि ये नेपाल का हिस्सा होगा। लगभग 1/3 हिस्सा नेपाल का, हालांकि पहले भारत का ही था, लेकिन नेपाल के गोरखा दुस्साहसी थे, और अपने जो अल्मोड़ा वाले और जो इधर वाले राजा या थे ही नहीं, ये कमजोर लोग थे, तो ये एरिया एक तरीके से खाली पड़ा था। इसलिए गोरखा इस क्षेत्र को पहले जीत चुके थे, हालांकि पहले से ही भारत का हिस्सा था। ये जो क्षेत्र है पहले से ही भारत का हिस्सा था, और इस तरीके से सगौली की संधि के माध्यम से सीमाएं निर्धारित हो गई, और भारत फिर जो है अंग्रेजों ने नेपाल के ऊपर कोई हमला नहीं किया। अपने जैसा सिस्टम था वैसा सिस्टम चलता रहा, और अंग्रेजों का पूरा फोकस भारत पर रहा। 1935 में जरूर अंग्रेजों ने म्यांमार को आजाद कर दिया। 1935 में अंग्रेजों ने मतलब आजाद नहीं किया, एक तरीके से भारत से अलग कर दिया।
1935 में भारत से बर्मा को अलग कर दिया गया था। बाकी अफगानिस्तान और नेपाल के मामले में फिर जो है कोई हस्तक्षेप, अंग्रेजों ने सक्रिय हस्तक्षेप नहीं किया। तो ये पूरी की पूरी कहानी है भारत के 3 पड़ोसी देश अफगानिस्तान, बर्मा और नेपाल के साथ अंग्रेजों के संघर्षों की। मुझे लगता है जितनी हमने चर्चा की है उतनी चर्चा आपको याद रहेगी। 3 बड़ी संधियां हैं, अफगानिस्तान के साथ गंडमक की संधि है, बर्मा के साथ येंडाबू की संधि है, और जैसा अभी हमने नेपाल के साथ में कहा सगोली की संधि है। तो अगर 3 संधियां याद रखेंगे और कुछ कुछ छोटी छोटी घटना याद रखेंगे, कितने कितने युद्ध हुए हैं, तो मुझे लगता है इतनी सारी चीजें आपके काम भर की हैं। ये सारी चीजें आपके काम भर की हैं और ये सारी चीजों के माध्यम से आप प्रतियोगी परीक्षाओं में अपना जो मेंस का आंसर है, मेंस का आंसर भी आप लिख सकते हैं, और प्रीलिम्स में ऑब्जेक्टिव अगर क्वेश्चन आएंगे तो भी आप बहुत इजीली डील कर लेंगे। क्लियर? इनको भी आप बड़े आसानी से डील कर सकते हैं। अब देखिए, अब भारत की पूरी विजय की कहानी अंग्रेजों की कंप्लीट हो चुकी है। भारत और नेपाल का विवाद क्या है, इसको कुछ लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बताऊं क्या विवाद है। जो काली नदी है, काली नदी को नेपाल में काली या महाकाली कहते हैं, भारत में इस नदी का नाम शारदा नदी है, और ये जो पीलीभीत जिला पड़ता है उत्तर प्रदेश का, वहां पे कहीं ये एंटर करती है। क्लियर? इंडिया में ये काली नदी के उद्गम 3 जगह से है। काली नदी 3 अलग अलग जगह से उद्गम होता है। जैसे ये मान लीजिए ऐसे 3 जगह, एक जो पेंसिल है, एक ये हाथ, एक ये हाथ, ठीक है, ये इस तरीके से 3 धाराएं आती हैं और एक जगह आके मिल जाती हैं वो। तो जो सबसे पूर्व की धारा है, भारत ये मानना है कि इस धारा से ही ये काली नदी का उद्गम होता है, और वहीं पर लिपुलेख दर्रा है, लिपुलेख दर्रा है, और वहीं से उसका रास्ता जाता है। तो भारत उस क्षेत्र को अपना मानता है। नेपाल का यह कहना है कि इसकी एक छोटी सी धारा जो है सबसे पश्चिम में आती है, और वो जो है वहां तक नेपाल है। तो एक तरीके से काली नदी के उद्गम को लेकर के विवाद है। भारत कहता है जो सबसे नेपाल की तरफ का हिस्सा है वहां से काली नदी है, और वहां से वहां तक का सारा हिस्सा हमारा है। नेपाल कहता है कि काली नदी का जो पश्चिम का हिस्सा है, जहां से उसका उदय होता है, वहां तक का सारा हिस्सा हमारा है। तो अभी तक जो अंग्रेजों के समय जो हुआ था, उस समझौते के अनुसार जो उद्गम है पश्चिम में नेपाल के पास में, लिपुलेख के पास में, उसी को भारत मानता है और वही ऑथेंटिक है, और उसके बाद कोई ऐसी समस्या वाली बात नहीं है। तो अभी जो नेपाल विरोध कर रहा है उसका वो कुछ नहीं है, वो नेपाल में इंटरनल पॉलिटिक्स है, क्योंकि नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट पार्टी की सरकार है, और उनका काम है जनता के कोई सेंटीमेंट को ध्यान में रखते हुए इस तरह की चीजें करते रहना। सो ऐसा कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। और आप जानते हैं भारत बहुत बड़ा देश है, नेपाल के सामने भारत बहुत बड़ा कंट्री है। मेरे ख्याल से 15-20% तो नेपाल के लोगों का जीवन यापन भारत से ही चलता है। ऐसी कोई समस्या, मतलब भारत के लिए कोई बहुत बड़े टकराव वाली बात नहीं है। उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स है। भारत का अपना स्टैंड क्लियर है कि जहां तक वो लिपुलेख है वहां तक का हिस्सा हमारा है, और हम नदी का उद्गम वही मानते हैं। सो नेपाल की तरफ से इशू है, भारत की तरफ से कोई इशू नहीं है, और नेपाल उस विवाद को उठाता रहता है। एक ही छोटी सी समस्या है। मुझे लगता है ये तीनों देशों की चर्चा हमारी कंप्लीट हो चुकी है। भारत पर अंग्रेजों की विजय पूरी हो चुकी है। अब केवल किस तरीके से वो मुगल बादशाह को हटाएंगे उसको हम लोग चर्चा करेंगे। और अब हम लोग भारत का जो इतिहास है आधुनिक भारत का, उसमें अगले चरण में प्रवेश करेंगे, और भारत में देखेंगे सामाजिक सुधार के आंदोलन, खास करके जैसे राजा राममोहन राय, ज्योतिबा फुले, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, स्वामी विवेकानंद, ऐसे लोग जिन्होंने भारत में अंग्रेजों के शासनकाल में बड़े सामाजिक सुधार किए, इसकी हम लोग चर्चा करेंगे। इसको भारत के इतिहास में कहा जाता है भारत का नवजागरण। जैसे यूरोप में पुनर्जागरण हुआ था, इसी तरीके से भारत में इसको नवजागरण के नाम से हम लोग जानते हैं। आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th 8th की क्लास में नवजागरण नाम का चैप्टर, 6th 7th 8th में शायद हम लोग पढ़ते थे। सो अब हम लोग चर्चा करेंगे आगे नवजागरण के बारे में, जिसमें भारत में समाज सुधार और धर्म सुधार आंदोलन, इनकी चर्चा करेंगे। और उसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे ब्रिटिश गवर्नर जनरल कौन कौन से थे, किस किसने क्या काम किए। तो ऐसे अगर ये हम लोग करेंगे, इंग्लैंड की आर्थिक नीतियां क्या थी, तो बहुत सारी चीजें हमारी समझ में आती चली जाएगी। क्लियर? सो आज का सेशन हमारा तय समय में पूरा हुआ। इट इज 8:31 नाउ, 8:31 PM, और वी स्टार्टेड एट 7:31। सो दिस इज कंप्लीटली इन 60 मिनट्स। 60 मिनट में हम लोगों ने अपना सेशन कंप्लीट कर लिया है, और तीनों ही देश का इतिहास हमने पूरा कर लिया है, और बाकी जो हमारी आम बातचीत थी वो भी हमने पूरी कर ली है। भारत का भूगोल का जो विषय है सुबह में, कल मॉर्निंग में, उसमें मैं देखता हूं कौन सा टॉपिक और हमारे बचे हैं, उसके ऊपर से कोई एक टॉपिक हम रखेंगे।
और ज्योग्राफी हमारा ज़्यादा नहीं बचा है, मुझे लगता है 3-4-5 दिन में पूरा हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। सो मॉर्निंग सेशन हम लोग डिसाइड करते हैं क्या करना है। बाकी आज के हिस्ट्री के सेशन में हमारी तरफ से इतना ही। आप सब लोग जुड़े, समय दिया, आपका बहुत बहुत आभार। और आई होप कि आपको समझ में आया होगा, आपका इंटरेस्ट इतिहास के प्रति बढ़ेगा। सो आज के लिए बस इतना ही मेरी तरफ से। पुनः आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, जय हिंद।